जय हिंद साथियों, नमस्कार। साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है भारत में चुनाव सुधारों के दृष्टिकोण से। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक स्कीम आई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस स्कीम को असंवैधानिक कर दिया है। तो आइए इस स्कीम के बारे में हम कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं और जानते हैं आखिर इसको असंवैधानिक करार क्यों दिया है, और एक घटनाक्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा, इस स्कीम के तहत क्या हुआ करता था। इस स्कीम के तहत सबसे बड़ी बात थी कि कोई भी व्यक्ति जो भी मतलब जो चुनावी दल को, किसी दल को पैसा देना चाहता है, तो वो स्टेट बैंक के पास जाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड के माध्यम से चाहे वो 1,000 रुपये का चंदा दे रहा हो, चाहे 1 करोड़ का, बहुत आसानी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो स्टेट बैंक में जमा होगा, इसके माध्यम से चुनावी चंदा दे सकता है। तो ये परेशानी क्या थी? सबसे बड़ी बात इसमें पहली परेशानी थी कि हमारे देश में लगातार जो चुनावी चंदा है बढ़ता जा रहा था, इसका रेशियो बढ़ता जा रहा था। और दूसरी बात थी, यहाँ पे जनता को इस चंदे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो पा रही थी। यही एक कारण था कि सबसे ज़्यादा इसको असंवैधानिक करार दिया हुआ है। अभी हम समझते हैं, पहले हम एक डेटा देख लेते हैं कि आखिर किस दल को कितना चंदा दिया जा रहा था। तो अगर हम बीजेपी की बात करें यहाँ पर, तो 6,566 करोड़ चंदा गया है बीजेपी के पास। ये डेटा है आपका 2017 से 18 और 2022 से 2023 का डेटा, यानी 2018 से लेकर 2023 तक का ये डेटा है, जहां बीजेपी ने 57% फंडिंग ली है, कांग्रेस ने 1,123 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है। तो टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो 11,450 करोड़ रुपए की फंडिंग यहां पर आई हुई है। 11,450 करोड़ रुपए की फंडिंग, ये राजनीतिक दलों के पास फंडिंग है, कोई सरकारी खजाने में फंडिंग नहीं गई हुई है। ध्यान रखिएगा, अंतर रखिएगा आप। तो चलिए आइए कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है। तो सबसे पहले हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे चुनावी बॉन्ड के असंवैधानिक होने के कारण। तो इस स्कीम को असंवैधानिक किया गया है। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C, यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या होता है, आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, इसकी धारा 29C के अनुसार ये मतलब कोर्ट ने बातें कही हैं। ये सारी बातें, ये सारे आधार वाक्य कोर्ट ने बोले हैं कि विभिन्न सारे जो कानून हैं, इन कानूनों की इन धाराओं का ये चुनावी बॉन्ड स्कीम उल्लंघन करती है, अतः इस स्कीम को हम असंवैधानिक करार देते हैं। तो ये आपकी सारी धाराएं हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर बात की है राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग की परिकल्पना यहाँ पे की गई है इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। ये कोर्ट बात बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। यह कंपनी अधिनियम की धारा 182 क्लॉज 1 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। ये बात भी कोर्ट ने कही। कोर्ट ने तो आखिरकार क्या कहा, जब कोर्ट ने इसको कंक्लूड किया इस चुनावी बॉन्ड स्कीम को, तो इसमें क्या बात कही, आइए ये समझ लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत उल्लंघन किया है, यानी अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का उल्लंघन किया है। यह बात कही हमारे चंद्रचूड़ साहब ने। दूसरी बात है, मतदान के विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। ये बात ही हमारे न्यायाधीश महोदय ने कही। तो ये दोनों बातें आखिरकार कही गई, और इस तरीके से आखिरकार जो संवैधानिक पीठ थी ये निष्कर्ष पर पहुंची कि हम इसको असंवैधानिक करार देते हैं। तो आपको दो बेसिक पॉइंट समझ में यहाँ पे आ जाने चाहिए कि इसको असंवैधानिक करार क्यों दिया है। असंवैधानिक होने का कारण है बहुत सारे एक्ट, इसके अलावा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत यहां पर जो जनता को अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों का हनन हो रहा था। इसके अलावा मतदान में जो राजनीतिक दलों को फंडिंग की जाती है, ये फंडिंग का अपने आप में जानकारी आवश्यक है जनता के लिए, इसको भी यहाँ पे असंवैधानिक करार कर दिया। तो आपको न्यायाधीशों का वो पॉइंट पता होना चाहिए, तर्क पता होना चाहिए, किन किन तर्कों के आधार पर इसको असंवैधानिक करार दिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए कुछ कार्यक्रम समझ लेते हैं इस आपकी स्कीम के बारे में, चुनावी बॉन्ड स्कीम के बारे में। सबसे पहले 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस बिल के रूप में, यानी जो आपका धन विधेयक होता है, धन विधेयक के रूप में 2017 में इसको सबसे पहले सरकार के द्वारा लाया गया। आखिरकार जो एक एनजीओ है हमारे देश में, इस एनजीओ का नाम है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण एनजीओ है चुनाव सुधारों पर। इस एनजीओ ने बहुत ज़्यादा काम किया है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, बहुत सारे इसमें पूर्व न्यायाधीश जुड़े हुए हैं, सिविल सेवक जुड़े हुए हैं। ये एनजीओ वही एनजीओ है जिसने देश में ये लागू करवाया था निर्णय कि जो भी चुनाव पार्टी
मतलब कोई कैंडिडेट को खड़ा करती है तो उस कैंडिडेट के पास कितना धन है, कितने क्रिमिनल मामले हैं, इन सब मामलों का वो विवरण चुनाव आयोग की साइट पर दिखाया जाए। तो आखिरकार ये सब मुमकिन हो पाया था, और साथ में जो पार्टी दल का जो पेज है, वेबसाइट है, उस पर भी दिखाया जाए, ये सब सुनिश्चित हो पाया। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने यहाँ पे PIL दाखिल कर दी। आखिरकार यहाँ पे सरकार ने क्या किया, 2018 में जो चुनावी बॉन्ड स्कीम है इसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और ये मतलब चुनावी बॉन्ड स्कीम आपकी लॉन्च हो गई सरकार के द्वारा। लेकिन आखिरकार चूंकि यहाँ पे PIL दाखिल हो गई थी तो लगातार एक केस चल रहा था। 2023 में नवंबर के महीने में SC ने यहाँ पर पूरा जब ये केस सुना और निर्णय को सुरक्षित रख लिया, और आखिरकार 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अपने आप में असंवैधानिक है। कारण क्या है यहाँ पर असंवैधानिक होने का? जनता को भी जानने का अधिकार है कि उनके चुनावी दलों के पास कितना पैसा आ रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है। इस दृष्टिकोण से हम इसको असंवैधानिक करार देते हैं। एक बहुत बड़ा निर्णय है भारत में चुनाव सुधारों की दृष्टिकोण से। तो आइए कुछ हम बेसिक बातें समझ लेते हैं कि आखिर जो ये आपकी स्कीम है ये किन किन मुद्दे यहाँ पर आपके सामने आते हैं, किन किन मुद्दों के कारण। यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो चुनावी बॉन्ड स्कीम थी ना, इस स्कीम में एक प्रावधान था कि केवल RPA 1951 की धारा 29A के तहत, केवल RPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा में 1% सीट हासिल की है, वोट हासिल किए, 1% वैध वोट हासिल किए हैं, वही चुनावी फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात इसमें था, ये प्रावधान था। यहाँ पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की फोटो है, इस तरीके के बॉन्ड हुआ करते थे, आप सिर्फ SBI में ही जमा कर सकते थे। तो आइए कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हमारे सामने आते हैं ये पूरी स्कीम के साथ, ताकि आपको आसानी हो जाएगी ये समझने में कि ये जो आपका टॉपिक है कहाँ कहाँ लिंक हो रहा है। ये टॉपिक पहला आपके एथिक्स में लिंक हो जा रहा है, दूसरा आपका पॉलिटी में लिंक हो जा रहा है। तो ये आपके लिए हम इसको कवर कर लेते हैं। चुनावी बॉन्ड, तो ये आपका टॉपिक कहाँ कहाँ जाएगा। पहला कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल है चुनावी बॉन्ड में? पहला मुद्दा हो जाएगा आपका पारदर्शिता का, जिसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। पारदर्शिता का कैसे हो जाएगा? क्योंकि प्रॉब्लम क्या था इसमें, जो राजनीतिक पार्टियां थी अपना डेटा नहीं बताना चाहती थी अगर हमने कितने पैसे कमाए, तो ये पारदर्शिता का मुद्दा था। पारदर्शिता ना होने की वजह से यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा बना हुआ था कि भ्रष्टाचार होता था, और भ्रष्टाचार के कारण यहाँ पे भ्रष्टाचार होता क्यों था? वो भ्रष्टाचार इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो यहाँ पर राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, और जो कॉरपोरेट सेक्टर है, इसके बीच में जब गठजोड़ बनेगा तो यहाँ पे भ्रष्टाचार तो होगा ही। मतलब एक आपके प्लेटो का सिद्धांत है, जो आपके दर्शन, आप एथिक्स में इनका नाम पढ़ते होंगे। इन्होंने कहा था कि जो राजा होना चाहिए ना, राजनीति और कॉरपोरेट में कभी भी गठजोड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, राजनेता फिर ऐसे निर्णय बनाएगा जो कॉरपोरेट को यहाँ पर प्रॉब्लम ना दे बहुत ज्यादा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आम जनता है तो उनके अधिकारों का हनन होने लगेगा। तो बस यही होगा कि जब राजनेता और कॉर्पोरेट का गठजोड़ होगा तो ऐसे तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ा यहाँ पे धक्का लगता है भारत में चुनाव सुधार का। अब आप सोचिए 9,000 करोड़ रुपए यहाँ पे पॉलिटिकल फंडिंग हो जा रही है। हम कैसे देश हैं? हम एक विकासशील देश हैं। तो ये चुनाव सुधारों के दृष्टिकोण से भी अपने आप में काफ़ी नेगेटिव था चुनावी बॉन्ड होना, क्योंकि पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारे देश में अपराध और पॉलिटिकल का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, पहले से ही बहुत बड़ा रिलेशन है। ऐसे में अभी एक नया रिलेशन ये बन रहा था, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी। तो चुनाव सुधार का ये मुद्दा हो जाएगा, पारदर्शिता का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो जाएगा, राजनीतिक वर्सेस कॉर्पोरेट का गठजोड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एथिक्स का पॉइंट भी आपका यहाँ पे बनता है, और यहाँ पर साथ में यहाँ पे पॉलिटी यानी राज व्यवस्था का भी पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हेल्प ले पाएंगे इस पूरे मुद्दे को समझने में। देखिए, जो लोकतंत्र होता है ना, डेमोक्रेसी होती है, हमेशा 2 पिलर पे आधारित होती है। कई सारे पिलर होते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेनली 2 पिलर होते हैं। 2 पिलर कौन कौन से हैं? ये 2 पिलर होते हैं इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना।
अगर लोकतंत्र में सूचना का प्रवाह नहीं है तो ऐसे में लोकतंत्र का जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर कुछ लोग सारी सूचना पर कब्जा कर लेते हैं, सूचना नहीं पहुंच पाएगी तो लोकतंत्र पर प्रहार होगा ही होगा। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट का मतलब जो संस्थाएं। लोकतंत्र अपने आप में ऐसे ही नहीं चलता है, लोकतंत्र चलता है नियमों के माध्यम से। उन नियमों के पालन कौन करती है? संस्थाएं पालन करती हैं। जब सशक्त संस्थाएं होंगी और इंफॉर्मेशन का संचार होगा, सूचना का संचार होगा, तभी जाके आपकी डेमोक्रेसी चलेगी। और डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है चुनाव होना, नियुक्त होना, निर्वाचन होना। अगर निर्वाचन ही आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, उसी में धांधली हो जाएगी, ऐसे में तो डेमोक्रेसी बचेगी कैसे? सारे पॉइंट अपने आप में एक दूसरे से लिंक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा 10 मिनट सोचेंगे, कभी आप शांति से बैठ के जीवन की अन्य कठिनाइयों से हटके कभी इसमें 10 मिनट भी सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सोचिएगा इन सब मुद्दों में के बारे में, क्योंकि ये एथिक्स के मुद्दे हैं, पॉलिटी के मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बात आपके निबंध के मुद्दे भी बनेंगे। तो ऐसे में आपके सभी पेपर में काम के विषय हैं। हालांकि प्रीलिम में क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से कम है, लेकिन मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। तो ये चुनावी बॉन्ड को मैंने कवर करवाया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास कोई और पॉइंट आते हैं, कोई और आयाम निकल के आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, हम उस पर फिर से डिस्कस करेंगे। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी कुछ सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर कवर करते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर से। नमस्कार।